स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास कलाकृति को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक राजस्थानी पेंटिंग है। देखने में तो सुंदर है ही, पर इसके अंदर कई परतें हैं, कई कहानियां हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पेंटिंग चौगान प्लेयर से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी है, मतलब किसने बनाई, कब बनी, किस स्टाइल में है और इसमें है क्या। तो आज हम इसी जानकारी को लेकर इस पेंटिंग को खोल कर देखना चाहते हैं, इसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं और ये भी कि ये हमें उस दौर के बारे में क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। और हाँ, जो बात इसे एकदम खास बनाती है वो है इसका सब्जेक्ट। राजकुमारियां पोलो खेल रही हैं, वो भी अपने दासियों के साथ। हाँ, यही बात इसे पहली नजर में ही बहुत अनोखा बना देती है ना। 19वीं सदी के भारत में ऐसा सोचना भी काफी अलग लगता है। बिल्कुल। आमतौर पर हम उस दौर की पेंटिंग्स देखते हैं तो महिलाओं को अलग तरह की भूमिकाओं में पाते हैं, लेकिन यहाँ वो एक एक्टिव फिजिकल खेल में हिस्सा ले रही हैं, और वो भी मतलब सामाजिक दायरे शायद लांग कर। सही कहा। तो चलिए पहले कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं ताकि एक बेस बन जाए। तो ये पेंटिंग है चौगान प्लेयर्स, कलाकार हैं दाना, और ये बनी है करीब 1819 में। जी हाँ, दाना जोधपुर के कलाकार थे। अच्छा, दाना उस समय के कोई जाने माने कलाकार थे क्या? हाँ, दाना जोधपुर स्कूल के महत्वपूर्ण चित्रकारों में गिने जाते हैं, खासकर महाराजा मानसिंह के समय में। उनका काम उस जोधपुर शैली को दिखाता है जिसकी हम बात करेंगे आगे। अच्छा, और मीडियम है टेम्परा, कागज पर। ये टेम्परा क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? टेम्परा एक, आप कह सकते हैं, पारंपरिक पेंटिंग तकनीक है। इसमें पिगमेंट को पानी और किसी बाइंडर जैसे गोंद या अंडा उसके साथ मिलाते हैं। दिखने में थोड़ा वाटर कलर जैसा लग सकता है, लेकिन रंग इसके ज्यादा टिकाऊ और अपारदर्शी मतलब ओपेक हो सकते हैं। अच्छा, ओपेक। हाँ, उस जमाने में मिनिएचर पेंटिंग के लिए काफी पॉपुलर था ये। समझ गई। तो 1819 में दाना ने कागज पर टेम्परा से बनाई। मानसिंह का शासन था जोधपुर में। जी हाँ। और ये जोधपुर उपशैली की है, मतलब राजस्थान की कला परंपरा का हिस्सा। बिल्कुल, जोधपुर सब स्कूल। और अगर कोई इसे देखना चाहे आज तो ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली उनके कलेक्शन में है। ओके, तो ये हो गई बेसिक जानकारी, कलाकार, समय, जगह, तकनीक। एक सॉलिड बेस मिल गया। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं इसके कंटेंट पर कि इसमें दिखाया क्या गया है। आपने शुरू में कहा कि ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। तो इसमें कुल कितनी महिलाएं हैं और वो कर क्या रही हैं? इसमें कुल 6 महिलाएं हैं, सब घोड़ों पर सवार हैं और पोलो खेल रही हैं, जिसे चौगान भी कहते थे। 6 महिलाएं। और इसमें कौन कौन है, मतलब सभी राजकुमारियां हैं? नहीं, इसमें 2 राजकुमारियां हैं और 4 उनकी दासियां बताई जाती हैं। राजकुमारियां और दासियां एक साथ पोलो खेल रही हैं। यस। ये बात बार बार मुझे हैरान कर रही है। क्या उस समय की कला में ऐसे सीन कॉमन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमन तो बिल्कुल नहीं थे। यही तो इसे खास बनाता है। राजघराने की महिलाओं का खेल में भाग लेना, और वो भी अपनी दासियों के साथ, ये उस समय के सोशल स्ट्रक्चर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट डालता है। हाँ। शायद ये दिखाता है कि खेल के मैदान में कुछ हद तक सामाजिक बाधाएं टूट जाती थी, या फिर ये उस खास रॉयल फैमिली की सोच भी हो सकती है। हो सकता है। अच्छा, अब जरा इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। ये आड़ी है, आपने बताया। किरदारों को कैसे अरेंज किया है आर्टिस्ट ने? हाँ, कॉम्पोजिशन बहुत सोचा समझा है। देखिए, पेंटिंग के ऊपरी हिस्से में 2 राजकुमारियां हैं घोड़ों पर, और वे एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं, जैसे खेल के बीच में कोई स्ट्रैटेजी या एक दूसरे को चैलेंज करने का मोमेंट हो। अच्छा। और नीचे के हिस्से में 4 दासियां हैं, वो भी घोड़ों पर। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, उनके घोड़े तो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट। अच्छा। हाँ, पर दासियों के चेहरे और शरीर वो राजकुमारियों की तरफ ही मुड़े हुए हैं। अरे वाह। हाँ, मतलब घोड़े कहीं और जा रहे हैं पर ध्यान उनका खेल पर है। बिल्कुल। इससे पूरी पेंटिंग में एक गजब की मूवमेंट और एनर्जी आ जाती है, और सबका फोकस खेल के सेंटर में यानी गेंद पर लगता है। कमाल है। ये तो बहुत डायनामिक बना देता होगा सीन को, टेंशन भी और मूवमेंट भी। एग्जैक्टली। और वो मोमेंट देखिए जो आर्टिस्ट ने कैप्चर किया है। ऐसा लगता है कि सभी 6 पोलो स्टिक्स, वो जो छड़ियां होती हैं, वो गेंद के बिल्कुल पास हैं, उसे जैसे घेर रही हों। ये खेल के किसी बहुत ही क्रूशियल या रोमांचक मोड़ को दिखाता है। सब एक ही पॉइंट पर फोकस्ड। अब जरा बैकग्राउंड पर आते हैं। हाँ। पहली नजर में तो ये बस फ्लैट ग्रीन दिखता है। क्या इसमें भी कुछ खास है? लेकिन आर्टिस्ट ने यहाँ एक बहुत क्लेवर चीज की है। जो मेन फिगर्स हैं
महिलाएं और घोड़े, उनको हाईलाइट करने के लिए उनके ठीक पीछे लाल, पीले, गहरे नीले और नारंगी रंग के छोटे-छोटे पैच यूज किए हैं। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड पूरा एक जैसा नहीं है। तो हरा ही, पर फिगर्स के पीछे ये रंगीन पैच हैं। इससे वो सपाट बैकग्राउंड में भी एक डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। फिगर्स एकदम पॉपअप होते हैं। वाओ, ये तो ध्यान से देखने वाली बात है। और आपने अल्ट्रामरीन नीले रंग का जिक्र किया, ये कोई स्पेशल रंग था क्या? हाँ, अल्ट्रामरीन, जो लैपिस लाजुली पत्थर से बनता था, वो उस समय एक बहुत महंगा और रेयर पिगमेंट माना जाता था। इसका इस्तेमाल अक्सर पेंटिंग की इंपॉर्टेंस या उसमें जो लोग दिखाए गए हैं उनके हाई स्टेटस को दिखाने के लिए होता था। अच्छा। यहाँ शायद ये राजकुमारियों या पेंटिंग के रॉयल सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। तो रंगों का सिर्फ दिखने में ही नहीं, सिंबॉलिक मतलब भी था। बिल्कुल। और एक हल्के हरे लैंडस्केप का भी जिक्र है। जी, मेन हरे मैदान के अलावा दूर एक हल्के हरे रंग की पट्टी है। हाँ। जो शायद होराइजन या दूर का लैंडस्केप दिखाती है। वो पेंटिंग में एक अच्छा कंट्रास्ट और स्पेस का एहसास देती है। तो कॉम्पोजिशन डायनामिक है, रंगों का इस्तेमाल बहुत सोचा समझा। अब आते हैं स्टाइल पे, बनाने का तरीका। इसमें जोधपुर शैली की क्या पहचान दिखती है? चेहरे कैसे बने हैं? हाँ, यहाँ जोधपुर स्टाइल की कई खासियतें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, सभी चेहरे प्रोफाइल में हैं, मतलब साइड फेस, एक आंख दिखती हुई। ये राजस्थानी और मुगल मिनिएचर्स का एक स्टैंडर्ड तरीका था। हाँ, वो तो मैंने देखा है कई पेंटिंग्स में। और चेहरे की बनावट में कुछ खास? हाँ, बनावट पर गौर कीजिए। माथा ऊंचा है और थोड़ा गोल, आंखें बड़ी, बादाम जैसी, और पीछे कनपटी तक खींची हुई बनाई गई हैं। अच्छा, आंखें पीछे तक खींची हुई। जी हाँ, ये जोधपुर शैली की एक बहुत ही टिपिकल पहचान है। इससे चेहरों में एक खास ग्रेस और एक्सप्रेशन आता है। नाक तीखी और थोड़ी छोटी। और उनके कपड़े, वो भी कुछ अलग से लग रहे हैं, लहंगे जैसे फैले हुए हैं। हाँ, उनके लहंगे घोड़ों की पीठ पर एक घंटी की शेप में फैले हुए दिखाए हैं। ये रियलिस्टिक नहीं है एकदम, ये एक स्टाइलाइज तरीका है। मतलब कलाकार असलियत से ज्यादा कपड़ों के फ्लो और ग्रेस को दिखाना चाह रहा है। अच्छा, स्टाइलाइज्ड। हाँ, इससे मूवमेंट और सुंदरता का एहसास बढ़ता है। ये उस स्टाइल का एक आर्टिस्टिक चॉइस है। तो ये सिर्फ सजावटी नहीं बल्कि मूवमेंट दिखाने में भी मदद करता है। बिल्कुल। और रंग, आपने बैकग्राउंड में रंगों के पैच बताए। हाँ, पर कपड़ों के रंग कैसे हैं? कपड़ों के रंग बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट है। लाल, नारंगी, पीला, हरा। ये भी राजस्थानी आर्ट की पहचान है। रंगों का फ्लैट इस्तेमाल होता है, मतलब शेडिंग ज्यादा नहीं, पर रंग खुद इतने चटक होते हैं कि पूरी पेंटिंग में जाना जाती है। और ये कपड़े क्या हमें उस समय के फैशन के बारे में भी कुछ बताते हैं? बिल्कुल। ये उस समय की जो कंटेम्पररी राजपूत ड्रेस थी वो दिखाते हैं। घेरदार लहंगे, चोली, ओढ़नी। और ये सिंपल कपड़े नहीं है, अच्छे से सजे हुए हैं, शायद जरी का काम है। और महिलाओं ने गहने भी पहने हैं। अच्छा, गहने भी दिख रहे हैं। हाँ, हल्के पुल्के गहने पहने हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो रॉयल या कम से कम एलीट क्लास से थी। ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें उस समय के फैशन, कपड़ों, गहनों की झलक देती हैं। कमाल है, एक पेंटिंग में कितनी सारी जानकारी है। स्टाइल, टेक्निक, हिस्ट्री, सोसाइटी, फैशन। अब अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये पेंटिंग हमें उस समय और समाज के बारे में और क्या बताती है? आपने शुरू में इशारा किया था कि महिलाओं का पोलो खेलना असाधारण था। हाँ, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस शायद यही है। ये दिखाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भी कम से कम कुछ रॉयल सर्कल्स में महिलाएं फिजिकली डिमांडिंग गेम्स में एक्टिव थी। पोलो आसान खेल नहीं है, इसमें घुड़सवारी, स्किल, कोऑर्डिनेशन सब चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये उस आम धारणा को चैलेंज करती है कि उस दौर की अपर क्लास महिलाएं सिर्फ पर्दों के पीछे या घरेलू दायरे तक ही सीमित थी। तो क्या ये किसी तरह के सोशल चेंज का सिग्नल था या सिर्फ एक एक्सेप्शन? ये कहना तो मुश्किल है कि ये कोई बड़ा बदलाव था या बस एक एक्सेप्शन, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि महिलाओं के रोल्स हमारी सोच से ज्यादा विविध हो सकते थे। ये भी मुमकिन है कि जोधपुर के राजघराने में उस वक्त महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम रही हो, या महाराजा मानसिंह के दौर में आर्ट और कल्चर को लेकर एक खास तरह का खुलापन हो। और आर्ट हिस्ट्री के नजरिए से इसका क्या महत्व है? आर्ट हिस्ट्री के लिए ये जोधपुर सब स्कूल का एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस स्टाइल की पहचान है। ब्राइट, फ्लैट कलर्स, वो खास तरह के चेहरे, ऊंचा माथा,
लंबी आंखें, प्रोफाइल, स्टाइलाइज्ड कपड़े, डायनामिक कंपोजिशन, ये उस समय के आर्टिस्टिक ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सही में एक अकेली पेंटिंग कितनी परतें खोल सकती है। अच्छा, इस पेंटिंग से जुड़े कुछ ह्यूमन वैल्यूज का भी जिक्र है। ये थोड़ा अकेडमिक सा लगता है, पर क्या आप बता सकते हैं कि कौन से मानवीय मूल्य इससे उभरते हैं? हाँ, ये एंगल भी इंटरेस्टिंग है। पहला मूल्य जो साफ दिखता है वो है रिक्रिएशन या मनोरंजन का महत्व। पेंटिंग दिखाती है कि खेल-कूद लाइफ में खुशी और फ्रेशनेस लाते हैं, एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ के लिए जरूरी हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि वो खेल को एंजॉय कर रही हैं। हाँ, वो तो है। और पोलो तो टीम गेम है, तो क्या टीम वर्क भी एक वैल्यू है यहाँ? बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू है टीम वर्क या सहयोग। पोलो अकेले नहीं खेल सकते, आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है और एक कॉमन गोल के लिए काम करना होता है। ये पेंटिंग खेल के उस मोमेंट को दिखाकर इनडायरेक्टली इसी कोऑपरेशन की भावना को दिखाती है। और खेल है तो कंपटीशन भी होगा, क्या ये भी एक वैल्यू है? हाँ, तीसरा है हेल्दी कंपटीशन की भावना। खेल हमें सिखाते हैं कि नियमों में रहकर कैसे मुकाबला करें, कैसे खुद को बेहतर बनाएं। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। पेंटिंग खेल के जरिए इसी स्पिरिट को दिखाती है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग वैल्यू, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, राजकुमारियों और दासियों का साथ खेलना। जी हाँ, चौथा और शायद सबसे गहरा मूल्य यहाँ है कैमराडरी, मतलब सौहार्द या भाईचारा, या बहनचारा कहना शायद ज्यादा सही होगा। हाँ, बहनचारा। ये सीन जहां अलग अलग सोशल बैकग्राउंड की महिलाएं, रूलिंग क्लास और सर्विंग क्लास एक साथ एक लेवल पर एक एक्टिविटी में लगी हुई हैं, ये आपसी मेलजोल और दोस्ती की पॉसिबिलिटी दिखाता है। खेल का मैदान अक्सर सोशल हायरार्की को मिटा देता है। ये पेंटिंग शायद उसी आइडियल को दिखा रही है। ये हमें उस समय के सोशल रिलेशन पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। तो रिक्रिएशन, टीम वर्क, हेल्दी कंपटीशन और कैमराडरी, एक पेंटिंग के जरिए इतने सारे लाइफ लेसन्स, ये वाकई प्रभावशाली है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें, हमने 19वीं सदी की शुरुआत की, जोधपुर शैली की एक बहुत ही खास और अहम पेंटिंग चौगान प्लेयर्स को करीब से देखा। जी, हमने जाना कि इसे कलाकार दाना ने टेम्परा तकनीक से बनाया। इसमें राजकुमारियां और दासियां पोलो खेल रही हैं, जो अपने आप में एक रेयर सब्जेक्ट है। बिल्कुल। हमने इसकी आर्टिस्टिक खूबियों पर बात की, डायनामिक कॉम्पोजिशन, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल, जोधपुर स्टाइल वाले चेहरे और स्टाइलाइज्ड कपड़े। हाँ। और हमने ये भी समझा कि ये पेंटिंग सिर्फ आर्ट का पीस नहीं है, बल्कि ये उस समय की महिलाओं की सोशल लाइफ, खेल के महत्व और मनोरंजन, टीम वर्क, कंपटीशन और सौहार्द जैसे ह्यूमन वैल्यूज पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल सही। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये कि कला कैसे अतीत की एक खिड़की बन जाती है। यह हमें सिर्फ उस समय के एस्थेटिक्स या आर्ट टेक्निक्स ही नहीं बताती, बल्कि सोशल लाइफ, कस्टम्स और शायद उन बातों के बारे में भी बताती है जो रिटन हिस्ट्री में ना मिले। ये पेंटिंग याद दिलाती है कि हिस्ट्री अक्सर हमारी कल्पना से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड होती है। महिलाओं के रोल्स, सोशल क्लासेस के बीच रिश्ते, ये सब फिक्स्ड नहीं थे और आर्ट हमें इनकी झलक दे सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कला कैसे फुर्सत के पलों को, मनोरंजन और सोशल इंटरैक्शन के मोमेंट्स को कैप्चर करती है, खासकर तब जब ये मोमेंट्स समाज के अलग अलग वर्गों को एक साथ लाते हों। ये पेंटिंग हमें 19वीं सदी की महिलाओं की जिंदगी का एक अनएक्सपेक्टेड पहलू दिखाती है, जहां खेल के मैदान ने शायद सामाजिक दूरियों को कम किया था। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में खेल और कला अलग अलग सोशल ग्रुप्स को जोड़ने में क्या रोल निभा रहे हैं? क्या वो आज भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं जितने शायद वो कभी अतीत में रहे होंगे?